जी अस्सलाम वालेकुम। कैफ 6 आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे लास्ट एडजस्टमेंट, टेक्निकल एडजस्टमेंट। बाकी छोटी मोटी कैलकुलेशन ज़ाहिर है हर क्वेश्चन में आती रहेंगी, लेकिन लास्ट और एक मेजर एडजस्टमेंट क्वेश्चन में है टैक्स के। क्वेश्चन के अंदर अगर टैक्स रेट गिवन है तो उसका हमारे क्वेश्चन के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा। तो आपको सिंपल रूल मैंने ये बताया था शायद किसी लेक्चर में कि हमारा क्वेश्चन यूँ समझिए, हमारा क्वेश्चन डबल हो गया। डबल लेंथ वाइज नहीं या कंसेप्ट वाइज नहीं, डबल इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि अब हमें एक नहीं दो सेक्शन बनाने पड़ेंगे अपने सोल्यूशन के। लेकिन टैक्स की तरफ जाने से पहले, टैक्स की डिस्कशन करने से पहले, इससे पहले इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के किसी कंसेप्ट में कोई इशू हो, क्वेश्चन पूछना चाहते हो पूछ लीजिए। ख़ास तौर पे जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव 3 है ना, वो आपके लिए सबसे अहम है। लर्निंग ऑब्जेक्टिव 3 में जो उसने डिफरेंट एडजस्टमेंट्स डिस्कस की हैं और उनका करेक्ट ट्रीटमेंट क्या होगा फाइनेंस में, करेक्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं, करेक्ट फाइनेंस ट्रीटमेंट क्या होगा, वो आपने पढ़ लिया, समझ लिया। वो आपके लिए सबसे अहम चीज़ होगी। कोई क्वेश्चन नहीं है तो स्टार्ट करें। चले, आज हम सीख क्या रहे हैं कि अगर इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के क्वेश्चन में उसने टैक्स रेट दिया हो तो हमारे क्वेश्चन पे क्या फ़र्क पड़ेगा, हमने उसे कैसे हैंडल करना है। क्या सीख रहे हैं? क्वेश्चन के अंदर टैक्स रेट गिवन हो, क्वेश्चन पे क्या फ़र्क पड़ेगा, हमने उसे कैसे हैंडल करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले पढ़ना कह रहा है, पहले रिक्वायरमेंट यूजिंग नेट प्रेजेंट वैल्यू एनपीवी टेक्निक इवेल्युएट वेदर प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड। कह रहा है नेट प्रेजेंट वैल्यू से मुझे बताओ प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं। बताइए किस लफ्ज़ से पता चला इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का क्वेश्चन है? नेट प्रेजेंट वैल्यू से पता चल गया। अच्छा, प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड से भी पता चल जाता है 90%, क्योंकि वेदर प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल के एक क्वेश्चन में भी यूज कर लेता है कि बताइए एक प्रोजेक्ट है, उसकी वजह से हमारी कॉस्ट ये चेंज हो जाएगी, तो बताइए ये प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहिए। याद है वो 1/3 राइट इशू करेंगे तो ये प्रोजेक्ट न्यू इन्वेस्टमेंट शुड बी अंडरटेकिंग और नॉट। तो हमने उसकी क्या कैलकुलेशन की थी, हमने पहले कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट किया। कॉस्ट ऑफ कैपिटल से शेयर की प्राइस चेंज हुई थी, शेयर की प्राइस से टोटल मार्केट वैल्यू कैलकुलेट की, फिर प्रोजेक्ट के बाद मार्केट वैल्यू कैलकुलेट की, फिर डिसाइड किया। याद है कैलकुलेशन थी जिसमें न्यू फ्रेश इशू ऑफ शेयर को लेस करके हम कहते थे प्रॉफिटेबल होगा। उस एक सवाल में भी यही रिक्वायरमेंट होते थे वेदर प्रोजेक्ट। इसीलिए मैंने 90% का वर्ड यूज़ किया कि वेदर प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड। इससे हमें 90% कंफर्म हो जाता है कि इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का क्वेश्चन है। लेकिन 10% चांस है कि ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल का क्वेश्चन हो, जिसमें कॉस्ट से फिर मार्केट वैल्यू बिफोर प्रोजेक्ट और फिर मार्केट वैल्यू आफ्टर प्रोजेक्ट। भाई याद है कि नहीं, सच सच बताना है, याद आया कि नहीं आया? नहीं याद आया, आ गया यार। चलिए, तो मैं 100% मुझे कैसे यकीन हुआ कि ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट रहेगा यूजिंग नेट प्रेजेंट वैल्यू एनपीवी टेक्निक से। बहरहाल दोनों को सपोर्ट कर लें तो फिर तो कंफर्म हो ही गया। आगे चलते हैं। कंपनी इज कंसीडरिंग एन इन्वेस्टमेंट इन ए नॉन करंट एसेट कॉस्टिंग ₹80,000। करेक्ट ट्रीटमेंट बताइए क्या होगा 80,000 का। मेरे भाई बताएंगे, मेरे भाई बताएंगे। ए भाई 80,000 का करेक्ट फाइनेंस ट्रीटमेंट बता दीजिए। हाँ, ये हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है। 80,000 आएगी ईयर नॉट में आउटफ्लो के तौर पे और उसकी रेजिडुअल वैल्यू आएगी लास्ट ईयर में इनफ्लो के तौर पे। रेजिडुअल वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी? या तो क्वेश्चन में उसने गिवन की होगी या उसने डेप्रिसिएशन रेट दिया होगा जिससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर गिवन है
तो फिर हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर रेजिडुअल वैल्यू गिवन है ना, खबरदार फिर रेजिडुअल वैल्यू कैलकुलेट नहीं करनी। कैलकुलेट करने का मतलब ये होगा आप उसे कह रहे हैं तेरी रेजिडुअल वैल्यू गलत है, मैं सही कैलकुलेट करने लगा हूँ, भैया ठहर जाओ करवाता हूँ सही। तो गिवन है या गिवन होगी, गिवन नहीं है फिर कैलकुलेट करनी है। अच्छा, तो जो हर साल की डेप्रिसिएशन होगी वो इनफ्लो के तौर पे आएगी कि आउटफ्लो के तौर पे? वो इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में आएगी ही नहीं। वो कहाँ इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में आएगी ही नहीं। रीजन क्या है? नॉन कैश आइटम है, शाबाश। और जो गेन या लॉस ऑन डिस्पोजल है वो भी नहीं है। क्यों नहीं है? नॉन कैश है, बेहतरीन। द प्रोजेक्ट वुड जनरेट द फॉलोइंग कैश इनफ्लोस ईयर 1, 2, 3, 4। तो कितने मैंने कॉलम बनाने हैं? कुछ कह रहे हैं कितने कितने को ख्याल है 4 बनेंगे, कितनों का ख्याल है 5, कितनों का ख्याल है 6? सुन ले 5 बनेंगे। क्यों? 5वां कौन सा होगा? ये तो कंफर्म बनेंगे। छठा बनेगा कि नहीं टैक्स वाला, वो सुन ले। अगर तो जिस साल का टैक्स है उसी साल में पे हो रहा है तो फिर 5 ही बनेंगे, फिर एक्स्ट्रा कॉलम नहीं बनेगा। लेकिन अगर वो कहता है कि लायबिलिटी जिस साल अराइज हुई टैक्स लायबिलिटी नेक्स्ट ईयर में पे होगी, तो उसका मतलब ईयर 1 की ईयर 2 में होगी, वो उधर ही फिट हो जाएगी। 2 की 3 में उधर फिट हो जाएगी, 3 की 4 में उधर ही फिट हो जाएगी। 4 की लायबिलिटी 5 में पे होगी, उसके लिए फिर आपको ईयर 5 का कॉलम भी बनाना पड़ेगा। तो स्टार्ट में ये एक्स्ट्रा आया ईयर नॉट का, वो तो आता ही होता है। अगर क्वेश्चन में कह दे कि आपकी लायबिलिटी नेक्स्ट ईयर में पे होगी तो फिर ईयर 4 के साथ एक एंड पे भी एक्स्ट्रा कॉलम ऐड करना पड़ेगा। स्टार्ट में तो करते ही करते हैं ईयर नॉट का, एंड में भी एक्स्ट्रा कॉलम करना पड़ेगा। लेकिन उस ईयर 6 में सिर्फ एक फिगर आएगी, वो लायबिलिटी जो नेक्स्ट ईयर में पे होनी है। ये ना हो रेजिडुअल वैल्यू भी ईयर 6 में फिट कर दें। ईयर 6 में रेजिडुअल वैल्यू फिट नहीं होगी, वो तो ईयर 5 में उसकी लाइफ खत्म हो रही। तो डन जी। चलिए ईयर 1। अच्छा, आप नोट कीजिए उसने आपको सिर्फ कैश इनफ्लो दे दिए हैं, आउटफ्लो अलग इनफ्लो अलग नहीं दिया, नेट फिगर दे दिया। क्यों? क्योंकि वो आपसे टैक्स की कैलकुलेशन, टैक्स का कंसेप्ट सिखाना चाह रहा है। तो इधर उधर की जो एक्स्ट्रा कैलकुलेशन है उसने उससे आपको बचा लिया इस सवाल में। क्यों? ताकि नया कंसेप्ट सीख रहे हैं, आपका सारे का सारा फोकस टैक्स वाली एडजस्टमेंट पे हो। तो गैर ज़रूरी एडजस्टमेंट्स उसने सारी हटा दी इस सवाल से। अच्छा, बाद में इसी क्वेश्चन को फिर बड़ा करके लेके आएगा, उसमें हर एडजस्टमेंट डाल देगा, तो तब हैंडल कर लेंगे। अभी तो हम सीख रहे हैं ना। तो इसमें इनफ्लो और आउटफ्लो को अलग अलग नहीं लिखा, फिर ये भी अलग अलग नहीं बताया। इनफ्लो में ये रेवेन्यू ये है, मटेरियल, आउटफ्लो में ये है, लेबर ये है, ओवरहेड ये है, फिक्स ये है, वेरिएबल ये है। कुछ चीज़ नहीं बताई। क्यों नहीं बताई ये सारी डिटेल? इनफ्लो और आउटफ्लो अमूमी तौर पे डिटेल में बताता है ना, इस क्वेश्चन में क्यों नहीं बताया? ताकि आपका पूरा फोकस टैक्स की एडजस्टमेंट समझने पे हो। डन जी। ये कहीं ये ना क्वेश्चन समझ गए सर जब भी टैक्स की एडजस्टमेंट आएगी क्वेश्चन इतना ही सादा होगा, नहीं होगा। ये तो सिर्फ समझाने के लिए। अलाउएबल इनिशियल अलाउंस इज 25%। अलाउएबल इनिशियल अलाउंस एक टैक्स में होता है, इसलिए सिर्फ एक आधे क्वेश्चन में ये कंसेप्ट करवाया, बाकी क्वेश्चन में नहीं होता, बाकी रूटीन में कहता है। हाँ जी, ऐसा ना हो कि आप कहें सर हमने टैक्स में पढ़ा है जब कभी फिक्स बाय करें इनिशियल अलाउंस 25% है, क्वेश्चन में कहे या ना कहे फिट कर दे इनिशियल अलाउंस। क्वेश्चन में कहे या ना कहे इनिशियल डेप्रिसिएशन अलाउंस एडजस्ट कर दिया करे, और नहीं कर, जिस क्वेश्चन में कहेगा उसी में करना है, वरना नहीं करना। इनिशियल अलाउंस एक स्पेशल अलाउंस होता है कि जो पहले साल आपको मिल जाता है 20। लेकिन क्या इसका ये मतलब है कि पहले साल में सिर्फ एक ही डेप्रिसिएशन होगी इनिशियल अलाउंस की, कि रेगुलर भी होगी? इनिशियल प्लस रेगुलर दोनों होंगी। इनिशियल ये पढ़ा हुआ आपने कंसेप्ट? टैक्स में पढ़ा है? अच्छा, टैक्स में पढ़ना था और कहाँ पढ़ना था?
ओके नहीं ठीक है, अच्छा किया, क्लियर कर दिया, अच्छा। एंड नॉर्मल डेप्रिसिएशन इज 10% अंडर द रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड को अंडरलाइन कीजिए। कभी क्वेश्चन में आएगा स्ट्रेट लाइन, कभी आएगा रिड्यूसिंग बैलेंस। ये क्या बोले ना बहन, बोल आपने नहीं बोला अभी, बोला नहीं आपने। हर क्वेश्चन मुझे ये अल्फाज आए हैं, तीन लफ्ज हर, अच्छा कोई बात नहीं, वैसे कभी कभी हेलुसिनेशन हो जाती है मुझे। तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, डेप्रिसिएशन के दो मेथड होते हैं। एक होता है स्ट्रेट लाइन मेथड, इतनी काउंटिंग मुझे, मेरी काउंटिंग 2 के बाद खत्म हो जाती है। क्या कह रहा है, मेरे सीए पे सवाल उठाया उसने? क्या मतलब, बीकॉम से है, मैं सीए किया तो मेरा सीए क्या डाउनग्रेडेड हो गया है? मुझे सीए का स्टैंडर्ड वर्जन मिला है, आपको प्रीमियम वर्जन मिल रहा है। और भाई हाँ, और भी मेथड होते हैं। और कौन कौन से? एक सम ऑफ द डिजिट मेथड होता है, एक यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड होता है, ठीक है, और आउटपुट मेथड भी होता है, एक डबल डिक्लाइनिंग मेथड भी होता है, यूएसए में चलता है डबल डिक्लाइनिंग मेथड। हाँ जी, दो था बोल हंसे ना करें, मैंने तो भाई अपने स्कोप के अंदर रह के बताना ना। तो डेप्रिसिएशन के दो मेथड होते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। स्ट्रेट लाइन मेथड, क्वेश्चन में जो मेथड कहे वैसे करना है, क्वेश्चन में चुप कर जा। ए भाई चाय पी ली मेरे से बाद में, इसको पूरे लेक्चर में बोलने नहीं देना तुम्हें, ठीक है, पक्की बात है। क्वेश्चन सुन ले, डेप्रिसिएशन के दो मेथड है, स्ट्रेट लाइन मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। अगर क्वेश्चन में मेंशन है जो, वही मेथड के मुताबिक कैलकुलेशन करेंगे, मेंशन नहीं है, स्ट्रेट लाइन मेथड प्रेफर्ड किया जाता है। स्ट्रेट लाइन मेथड में कैलकुलेशन करने का तरीकाकार क्या है कि कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। और अगर रेट दिया हुआ है तो कॉस्ट माइनस यूजफुल लाइफ मल्टीप्लाइड बाय डेप्रिसिएशन, सॉरी कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय डेप्रिसिएशन रेट। लेकिन अगर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, सबसे अहम चीज़ याद रखिए, सबसे अहम, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, रेजिडुअल वैल्यू को माइनस नहीं करना। स्ट्रेट लाइन मेथड है, रेजिडुअल वैल्यू को माइनस करना है। ये अहम कंसेप्ट है कैलकुलेशन में, इसको ना भूलिएगा। कह रहा डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में, तो बिल्कुल ठीक है, हम इसमें रेजिडुअल वैल्यू को लेस नहीं करेंगे, ये जहन में रखिएगा। रिड्यूसिंग बैलेंस का मतलब क्या है, रेजिडुअल वैल्यू को लेस नहीं करना। टैक्स ऑन प्रॉफिट इज पेबल एट द रेट ऑफ 32%। ये वो रेट है जिसकी वजह से हमारा क्वेश्चन डबल हो गया, और ये वो लाइन है जिसकी वजह से हम ये सेलेक्ट किया है, क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। फिर कह रहा है इट इज एक्सपेक्टेड टू हैव ए स्क्रैप वैल्यू ऑफ ₹20,000 एट द एंड ऑफ ईयर 4। ये क्या चीज है, ये रेजिडुअल वैल्यू है एट द एंड ऑफ ईयर 4। इसका मतलब है ये ईयर 4 में आउट, ये इनफ्लो के तौर पे आएगी, ये एक तरह से सेल प्राइस होती है, इनफ्लो के तौर पे आएगी। क्या डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हुए 20,000 को लेस करना है? नहीं करना, क्लियर, नहीं करना। पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 9%। पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है, ये क्या चीज है? पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये वो डिस्काउंट रेट है जिसको यूज करते हुए एनपीवी कैलकुलेट करनी है। क्लियर जी। मेरा पहला क्वेश्चन, कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ फिक्स्ड एसेट। कैलकुलेट प्रॉफिट, ये आपके लिए भी चैलेंज है, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स के लिए भी चैलेंज है। आपने डिस्पोजल अकाउंट बनाना आता है आपको? आपका नहीं, आपके अकाउंटिंग के टीचर का इम्तहान है आज। ना डिस्पोजल अकाउंट बनाना है, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हर साल की अलग अलग शो करवानी है। ईयर 1 की ये है सर, ईयर 2 की ये है, ईयर 3 की ये है, ईयर 4 की ये। अच्छा बताएं, मुश्किल काम तो नहीं है?
ये बल्कि काउंटिंग का काम है, लेकिन मैं देखना चाहता हूँ काउंटिंग भी अब मुझे ही सिखानी पड़ेगी कि आप कुछ सीख के आए हैं। कैलकुलेट रिक्वायरमेंट क्या है इस क्वेश्चन में? कैलकुलेट गेन या लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ फिक्स एसेट, और डिस्पोजल अकाउंट में क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन सिंगल फिगर नहीं चाहिए मेरे को, हर साल की अलग अलग शो करवानी है। ईयर 1 की ये, ईयर 2 की ये, ईयर 3 की ये, ईयर 4 की ये, और फिर वो डब्बा बना के नीचे टोटल बनाते होंगे ना टोटल अकाउंटिंग में। देखते हैं कौन माइका लाल सबसे पहले सही इसको कैलकुलेट करता है। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स आप लोग भी कीजिए जी। उम्मीद है आपने कैलकुलेशन कर ली होगी। जो स्टूडेंट्स कैलकुलेशन नहीं कर पाए उनके लिए मैं शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले लाजमी नहीं है इस क्वेश्चन में याद रखिए डिस्पोजल अकाउंट बनाना, लेकिन अगर टैक्स की एडजस्टमेंट होना तो स्टार्ट में, ड्यूरिंग क्वेश्चन या एंड ऑफ द क्वेश्चन आपको डिस्पोजल अकाउंट बनाना पड़ेगा। और मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ कि आप डिस्पोजल अकाउंट बना लिया करें पूरा क्वेश्चन पढ़ने के बाद, बल्कि अगर पहले डिस्पोजल अकाउंट ही बना लिया करें तो वो भी बेहतर है। बाद में भी बनाए तो मसला, लेकिन डिस्पोजल अकाउंट बनाना ज़रूर है। जब कभी टैक्स की कैलकुलेशन होगी आपने डिस्पोजल अकाउंट ज़रूर बनाना है, और डिस्पोजल अकाउंट में हर साल की डेप्रिसिएशन अलग अलग शो करवानी है। इसकी एक रीज़न है जो बाद में बताऊंगा। तो अभी आइए इस क्वेश्चन का डिस्पोजल अकाउंट बनाते हैं। इस क्वेश्चन में ये रफ में मैं बना रहा हूँ डिस्पोजल अकाउंट। ये है जी डिस्पोजल अकाउंट। इक्विपमेंट की कॉस्ट क्या है? कॉस्ट क्या है जी? 80,000। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितने साल हैं जी? 4। ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर, यहां पे सुन लीजिए, हमने डिस्पोजल अकाउंट बनाना है अकाउंटिंग के रूल्स के मुताबिक। डिस्पोजल अकाउंट अकाउंटिंग में बनाते हैं ना, अकाउंटिंग में FR1 में सीखा है, पार्ट 2 में, FR1 में काउंटिंग। तो आपने से काउंटिंग के रूल्स, यानी टैक्स में हो सकता है वो कहे कि फुल ईयर डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ परचेज, नो डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ सेल। लेकिन ये पहले काउंटिंग में भी रूल हुआ करता था, लेकिन आज से तकरीबन कोई 15 साल पहले, ये 15-20 साल पहले ये रूल ऑब्सोलीट हो चुका है। अब वो काउंटिंग में कहते हैं भाई जिस दिन एसेट पर अवेलेबल फॉर यूज हुआ ना उस दिन से डेप्रिसिएशन स्टार्ट करो, और जिस दिन आपने उसको IAS 16 से डी रिकॉग्नाइज किया, या आसान अल्फाज में कहें तो जिस दिन डिस्पोज किया ना उस दिन तक की डेप्रिसिएशन आपने कैलकुलेट करनी है। यानी काउंटिंग में दिनों के हिसाब पे पहुंच गया। टैक्स वालों ने शायद अपनी आसानी के लिए कहा है फुल ईयर इन ईयर ऑफ परचेज, नो इन द ईयर। ये डिस्पोजल अकाउंट बनेगा काउंटिंग के मुताबिक, याद रखें। कैलकुलेट टैक्स, भाई अकाउंटेंट भी तो टैक्स कैलकुलेट करते हैं, तो सिंपल ध्यान में रखिएगा डिस्पोजल अकाउंट में जैसे जैसे रेट देगा वो इंफॉर्मेशन हम क्वेश्चन की यूज करेंगे। लेकिन डिस्पोजल अकाउंट बनाते हुए हमने फाइनेंस मैनेजर नहीं बनना, क्या बनना है? अकाउंटेंट। क्योंकि टैक्स की कैलकुलेशन जो है ना इसमें हम क्या बन जाते हैं? अकाउंट। तो इसमें हर साल की डेप्रिसिएशन आएगी। 4 साल लाइफ है, चारों, ये ना हो चौथे साल की डेप्रिसिएशन आप लिखें ही ना, ठीक है? चारों साल। ईयर 1 की डेप्रिसिएशन क्या है? अब इनिशियल अलाउएबल अलाउंस 25% है, एसेट है 80,000 का, 80,000 को 25% से मल्टीप्लाई करें, 20,000 ले तो आ गया इनिशियल अलाउंस, और फिर इसमें प्लस रेगुलर 10% है। तो 10% अहम सवाल है, 10% 80,000 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, क्यों? WDV है, इनिशियल अलाउंस लेस करने के बाद, चाहे ईयर 1 है लेकिन इनिशियल अलाउंस के बाद, यानी 60,000 इंटू 10% 6,000। तो ईयर 1 की जो डेप्रिसिएशन है याद रखें वो क्या होगी? 26,000। क्या होगी? 20,000 प्लस 6,000। 20,000 इनिशियल डेप्रिसिएशन, 6,000 रेगुलर, कितनी हो गई? 26,000। ईयर 2 की डेप्रिसिएशन क्या होगी?
80,000 माइनस 26,000 इंटू 10%, 5400। 5400 ईयर 3 की डेप्रिसिएशन क्या होगी? 80,000 माइनस 26,000 माइनस 5400, जो आंसर आया मल्टीप्लाइड बाय 10%, 4860। ईयर 4 की डेप्रिसिएशन कॉस्ट 80,000 माइनस 26,000 माइनस 5400 माइनस 4860, जो आंसर आया मल्टीप्लाइड बाय 10%, 4374। अब मुझे इसको कंफर्म करवाएं, क्या आप कन्विंस्ड हैं इस तारीख मार्क के ईयर 4 की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है? क्या ईयर 4 में डेप्रिसिएशन लिखनी है कि नहीं? कैलकुलेट करके लिखनी है कि बैलेंसिंग फिगर? बैलेंसिंग फिगर तो नहीं ना यूज करते होते हम, कैलकुलेट करेंगे। शाबाश, ये आखिरी साल की फिर से बताए, क्योंकि ये भाई ने जो सवाल पूछा है ना कि टैक्स में कहते थे लास्ट ईयर में कोई डेप्रिसिएशन नहीं तो मेरा रिस्क बढ़ गया, कहीं आप वो कंसेप्ट इधर भी ना ले आए। ठीक है, यहाँ पे हम कैलकुलेशन टैक्स की कर जरूर रहे हैं लेकिन अकाउंटेंट बन गए। तो लास्ट ईयर में भैया डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। कैलकुलेट करनी है कि बैलेंसिंग फिगर? कैलकुलेट करनी है। ठीक है जी। अच्छा, ये अब क्या रेजिडुअल वैल्यू आती है डिस्पोजल अकाउंट में? बिल्कुल, असल में रेजिडुअल वैल्यू होती है जो कैश रिसीव हुआ है एंड पे। रेजिडुअल वैल्यू क्या होती है? कैश। तो इधर मैं लिख दूंगा इसको, ये तो आ जाएगा मेरा टोटल होके, ये कितनी आई क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन? 40634 और ऊपर रेजिडुअल वैल्यू, ये यानी कैश रिसीव्ड है। अगर मैं प्रॉपर करना होता तो यहाँ लिखता कैश रिसीव्ड ऑन डिस्पोजल, लेकिन मैं रफ वर्किंग कर रहा हूँ। रेजिडुअल वैल्यू कितनी है? 20,000। कॉस्ट में से रेजिडुअल वैल्यू क्यों नहीं लेस की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हुए? क्यों नहीं की? यस, क्योंकि WDV मेथड है। यहां तक क्लियर? कॉस्ट में से अब बैलेंसिंग, अब क्या करना है? गेन या लॉस? तो बताइए किधर आया? 60,000। ये इस साइड पे आया है ना। गेन या लॉस क्या होता है? ये इस साइड पे आए, ये सारी एंट्री में ये सारी साइड डेबिट होती है जनरल एंट्री में, तो ये क्रेडिट होती है। तो ये डेबिट होगा तो क्या होगा? यहाँ पे लिख देंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस, ब्रैकेट में लिख देंगे लॉस। कितना लॉस है जी? 19366। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अब सुन लीजिए, डिस्पोजल अकाउंट का हमारे इन्वेस्टमेंट अप्रेजल से क्या लेना देना है, ये सुन लें। डिस्पोजल अकाउंट का हमारे इन्वेस्टमेंट अप्रेजल से क्या लेना देना है, गौर से सुन लीजिए। इनिशियल इन्वेस्टमेंट ईयर नॉट में आउटफ्लो, रेजिडुअल वैल्यू लास्ट ईयर में इनफ्लो, डेप्रिसिएशन हर साल की डेप्रिसिएशन हमारे इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में नहीं आएगी लेकिन टैक्स की कैलकुलेशन में आएगी, इसीलिए कि टैक्स में डेप्रिसिएशन लेस करने की इजाज़त है। टैक्स वाले डेप्रिसिएशन को अलाउ करते हैं, इसीलिए डेप्रिसिएशन हमारे मेन इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के फॉर्मेट में नहीं आएगी, टैक्स की कैलकुलेशन में आएगी। ये और ईयर वाइज, ईयर 1 वाली डेप्रिसिएशन ईयर 1 में आएगी, ईयर 2 वाली डेप्रिसिएशन ईयर 2 में आएगी, ईयर 3 वाली डेप्रिसिएशन ईयर 3 में आएगी, ईयर 4 वाली डेप्रिसिएशन ईयर 4 में आएगी। अच्छा, अब अगर कंसेप्ट पिक किया तो मुझे बताइए
प्रॉफिट, ये जो लॉस ऑन डिस्पोजल है इसका करेक्ट ट्रीटमेंट क्या है इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में? लॉस ऑन डिस्पोजल का इन्वेस्टमेंट अप्रेजल की कैलकुलेशन में नहीं आएगी, शाबाश, टैक्स की कैलकुलेशन में आएगी, क्योंकि टैक्स वाले जो गेन या लॉस ऑन डिस्पोजल है इसको अलाउ करते हैं। ये बात समझ आ गई? चलिए अब आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एक असूल ज़हन में रखिएगा, एक असूल ज़हन में रखिएगा। मैंने आपको बताया, आपके सामने ऑप्शन रखता हूं, शॉर्ट बट कम्प्लेक्स, लेंथी बट इजी। ये डिसीजन आपको ना तकरीबन हर सब्जेक्ट में करना पड़ता है अनफॉर्चुनेटली। क्या? शॉर्ट बट कम्प्लेक्स, दूसरा लेंथी बट इजी। कितनों का ख्याल है हमारा टीचिंग मेथड हो शॉर्ट बट कम्प्लेक्स, और कितनों का ख्याल है टीचिंग मेथड हो लेंथी बट इजी? लेंथी बट इजी वाले। इसीलिए याद रखें मैं क्या करता हूं, यहाँ पे दो फॉर्मेट बनाता हूं ताकि ये इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के रूल्स अलग रहें, टैक्स के रूल्स अलग रहें। कुछ जगहों पे और आई कैप के सॉल्यूशन में इसको एक ही फॉर्मेट में फिट कर दिया जाता है। यकीन कीजिए मैंने 2-3 दफ़ा बड़ी कोशिश की, मुझे नहीं समझ आया। हर चीज़ फिट कर देते उसके अंदर ही। करने वाले जिनको ग्रिप है ना उनको पता होगा, शायद मुझे समझ नहीं आती। वो कभी एक ही चीज़ लेस हो रही होती है, कभी वो चीज़ फिर ऐड हो रही होती है, फिर रिवर्स हो रही होती है, वो मिक्स हो जाता है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, दोनों की कैलकुलेशन, फॉर्मेट थोड़ा सा लेंथी होगा शायद 20%, लेकिन इंशाल्लाह कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ होगा और गलती नहीं होगी। पेपर जल्दी करना अहम है कि सही करना? सही करना, लेकिन साथ ही साथ जहन में रखें मुझे ये भी पता है कि टाइम भी 3 घंटे है, उसके अंदर करना है। तो आपको कोई ऐसी स्ट्रेटजी नहीं बताऊंगा जिसमें उस क्वेश्चन के एलोकेटेड टाइम से ज़्यादा टाइम लग रहा हो, ज़्यादा टाइम लग रहा हो, ठीक है? तो यहाँ पे टैक्स की कैलकुलेशन हम हमेशा अलग करेंगे, अलग करेंगे, और इन्वेस्टमेंट अप्रेजल की कैलकुलेशन हमेशा अलग। आपने इसी मेथड को फॉलो करना है। फाइनेंस पढ़ाते हुए कुछ स्ट्रेटजीज हैं जो कि अमूमी तौर पे नहीं करवाई जाती हमारे। बाद स्टूडेंट बताते होते हैं कि बाज़ कहती सर ये ऐसे होता है ऐसे, लेकिन मेरी जिसमें शरह सदर है आपको इंशाल्लाह वही करवाऊंगा और जिम्मेदार हूँ। जो कैलकुलेशन, जो फॉर्मेट, जो तरीकाकार बताऊँगा उसका जिम्मेदार हूँ। और मेरा एक ही टारगेट होता है, फॉर्मेट एक हो चाहे थोड़ा सा लेंथी हो, हर क्वेश्चन लेकिन उसमें कवर हो जाए। हमें बार बार क्वेश्चन चेंज होने से फॉर्मेट चेंज ना कर, वरना एग्जाम में बैठ के आधा टाइम आप यही सोचते रहेंगे फॉर्मेट बनाना कैसे है। तो ये हम स्टार्ट कर रहे हैं पहले कहाँ से, इनिशियल अलाउंस से। सबसे पहले ये कैलकुलेशन है इन्वेस्टमेंट अप्रेजल की, इस पे इन्वेस्टमेंट, ये ऊपर वाली कैलकुलेशन करते हुए हमने फाइनेंस मैनेजर बन के सोचना है, नीचे वाली कैलकुलेशन करते हुए अकाउंटेंट। यहाँ पे अकाउंटिंग के रूल बनेंगे, यानी अक्रूवल इससे भी आसान अल्फाज, ये कैश बेसिस के मुताबिक बनेगा और ये टैक्स की कैलकुलेशन अक्रूवल बेसिस के मुताबिक होगी। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखना है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट, जो क्या है, इक्विपमेंट है जी, इक्विपमेंट। अब इक्विपमेंट का क्या करना है ट्रीटमेंट, ईयर नॉट में आउटफ्लो और लास्ट ईयर में इनफ्लो। ईयर नॉट में आउटफ्लो कितना है 80,000 और लास्ट ईयर में इनफ्लो कितना है 20,000। कोई प्रॉब्लम? मैं इधर टिक लगा दिया भाई, इसकी मैंने एंट्री कर दी अपने उधर, इधर इसकी करते चेक पॉइंट। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं, पक्का? इसके बाद प्रोजेक्ट वुड जनरेट द फॉलोइंग कैश इनफ्लोज। प्रोजेक्ट के ये कैश इनफ्लोज होंगे। ईयर 1 में 50,000। अब ये मैं यहां पे लिख रहा हूं ऑपरेटिंग कैश फ्लो। क्या लिख रहा हूं? यहां पे उसने नेट करके दिए हैं। अमूमी तौर पे इनफ्लो अलग देगा, आउटफ्लो अलग देगा,
जब इनफ्लो अलग और आउटफ्लो अलग हो तो आपने क्या करना है, इनफ्लो को अलग कर देना है, आउटफ्लो अलग कर देना है। ईयर 1 में कितना है 50,000, ईयर 2 में कितना है 40,000, ईयर 3 में कितना है 20,000, ईयर 4 में कितना है 10,000। चेक पॉइंट, कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है, पक्की बात है। फिर कह रहा है अलाउेबल इनिशियल अलाउंस इज 25% एंड नॉर्मल डेप्रिसिएशन ये है। कोई प्रॉब्लम? क्या डेप्रिसिएशन की एंट्री करेंगे हम यहाँ पे? क्यों नहीं करेंगे? क्या नीचे टैक्स की कैलकुलेशन में करेंगे? बिल्कुल करेंगे। टैक्स ऑन प्रॉफिट इज पेएबल एट द रेट ऑफ 32%। क्या टैक्स हमारे पास आउट पे करना पड़ता है? टैक्स कैश आइटम है कि नॉन कैश आइटम? टैक्स कैश एक्सपेंस है, नॉन कैश नहीं है। इसीलिए टैक्स की फिगर जो है वो हमारे कैश फ्लोज में आएगी, टैक्स एक्सपेंस। लेकिन इसके साथ हमेशा 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 लिखा करेंगे वर्किंग वन। यहां तक क्लियर? अब सुनिए टैक्स की कैलकुलेशन। टैक्स वाले कैसे कैलकुलेट करेंगे? भाई कैश एक्सपेंस तो सारे वो माने ही मानेंगे, कैश इनकम मानेंगे, एक्सपेंस मानेंगे। मुझे ज़रा बताइए तरतीब से, क्या कैश वाले हमारा टैक्स वाले हमारा कैश रेवेन्यू मानते हैं? क्या टैक्स वाले हमारा कैश एक्सपेंस मानते हैं? जो एक्सपेंस कैश में हो मानते हैं? सोच के जवाब दीजिएगा। अब $1 मिलियन क्वेश्चन आने लगा है। क्या टैक्स वाले हमारे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मानते हैं? पक्की बात है भैया, टैक्स वाले अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मांगते हैं? नहीं मानते हैं। क्या हमारे इन्वेस्टमेंट अप्रेजल की कैलकुलेशन में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आता है? हमारे इन्वेस्टमेंट अप्रेजल की कैलकुलेशन में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आता है? क्या टैक्स वाले मानते हैं? तो याद रखिए हमेशा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमारी इन्वेस्टमेंट अप्रेजल की कैलकुलेशन में आएगा, टैक्स की कैलकुलेशन में नहीं आएगा। फिर से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमारे इन्वेस्टमेंट अप्रेजल की कैलकुलेशन में आएगा, टैक्स की कैलकुलेशन में नहीं आएगा। चाहे 1 साल की है चाहे 10 साल की, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं आनी जी। हाँ, लेकिन ऊपर आएगा वो नेट ऑफ टैक्स होके, वो आपको सिखाया, ऊपर आएगा नेट ऑफ टैक्स होके ऊपर, ठीक है। वो फिगर जो आएगी नेट ऑफ टैक्स है, क्योंकि जो हमें नेट बेनिफिट होता है ना डिक्रीज इन डिमांड का, वो फिर सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स और टैक्स सारा कुछ नेट होके आता है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में आएगा? क्यों नहीं आएगा? टैक्स वाले नहीं मानते। इसीलिए जब आपने टैक्स की कैलकुलेशन लिखनी है तो पहली आइटम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं होगी, हालांकि ऊपर शायद अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो। पहली आइटम क्या होगी? नेट कैश फ्लो। क्या आएगी? नेट कैश फ्लो, जो इस क्वेश्चन में कितना है? 50,000, 40,000, 20,000, 10,000। देखिए ऐसा ही नहीं है, नेट कैश फ्लो यही है ना, क्योंकि कैश इनफ्लो आउटफ्लो इधर आ गया। जो नॉन कैश आइटम होगी वो फिर इसके बाद शो करवाएंगे। भाई स्टार्ट करें कैश आइटम से और फिर इसके बाद जो नॉन कैश आइटम है वो उसके बाद शो करवाएंगे, इधर शो करवानी है। तो नेट क्या? अच्छा याद रखिए, समटाइम ऐसा होता है यहाँ पे तो उसने दोनों नेट कर दिया ना, किसी क्वेश्चन में हो सकता है इनफ्लो कहे ये है, आउटफ्लो कहे ये और ये है। एक आइटम हो इनफ्लो की, 3 आइटम हो आउटफ्लो की, ऐसा पॉसिबल है। आपने क्या करना है, उसकी नेट करके ना नेट फिगर यहां पे लिख दे, उसकी 4 आइटम दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है। ये समझ रहे हैं क्या बोल रहा है? तो यहां पे क्या एज इट इज फॉर्मेट देखिए कैसे बना,
ऊपर जैसे ईयर 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर 4 है ना, नीचे भी इसी तरीके ईयर 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर 4 बनना है। हालांकि अगले सफ़े पे भी बना सकते हैं, लेकिन आपने टैक्स की कैलकुलेशन सेम पेज पे करनी है। कोशिश करना है टैक्स की कैलकुलेशन उधर ही, वो जो जैसे ऊपर आ रहा है वैसे नीचे, लाजमी नहीं है, कोशिश है, रिकमेंडेड है। ऊपर 50,000 नीचे भी 50,000 और 40,000 और तो टैक्स की कैलकुलेशन के असूल सुन लें। नंबर 1, कोशिश करनी है ऊपर जो फॉर्मेट है एज इट इज नीचे कॉपी कर दें। ईयर नॉट नहीं आएगा, टैक्स वाले ईयर नॉट नहीं होते, टैक्स वाले ईयर नॉट को ईयर 1 नहीं कहते हैं, ठीक। दूसरा असूल, पहला असूल फॉर्मेट ऊपर से कॉपी करके नीचे ड्रैग करना है। दूसरा असूल, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल करते हुए फाइनेंस मैनेजर बनना है, टैक्स की कैलकुलेशन करते हुए अकाउंटेंट बनना है, यानी काउंटिंग के असूल अप्लाई करना है। इसी वजह से, इस दूसरे असूल की वजह से कुछ आइटम्स ऐसी होती हैं जो ऊपर इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में है नीचे नहीं आती, और कुछ ऐसी होती हैं जो ऊपर नहीं होती नीचे आती हैं। जैसे ऊपर अपॉर्चुनिटी कास्ट आती है इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में, टैक्स की कैलकुलेशन में अपॉर्चुनिटी कास्ट नहीं आती, क्यों? टैक्स वाले उसको नहीं मानते। ऊपर इक्विपमेंट और रेजिडुअल वैल्यू आती है, नीचे टैक्स की कैलकुलेशन में इक्विपमेंट और रेजिडुअल वैल्यू नहीं आती, क्यों? टैक्स वाले उसे नहीं मानते। और ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं आती क्योंकि वो नॉन कैश आइटम है, लेकिन टैक्स की कैलकुलेशन में आएगी, क्यों? टैक्स वाले उसको मानते हैं। ऊपर गेन या लॉस ऑन डिस्पोजल नहीं आता, क्यों? नॉन कैश आइटम है, नीचे टैक्स की कैलकुलेशन में आएगा, क्यों? टैक्स वाले उसको मानते हैं। भी समझ आ रही है बात? तो इसलिए नेट कैश फ्लो आ गया। अब इसके बाद क्या करना है हमने? क्या कोई ऐसा एक्सपेंस है जो अब नीचे शो होगा? बिल्कुल, क्या है? नॉन कैश आइटम। कैश आइटम एडजस्ट कर शो करवा दी, अब नॉन कैश आइटम में सबसे बड़ी एग्जांपल क्या है? डेप्रिसिएशन। और अब आपको समझ आएगी कि मैंने क्यों कहा था कि इधर डेप्रिसिएशन ईयर वाइज कैलकुलेट करो, ताकि एक तीर से दो शिकार हो जाएं। हमारा प्रॉफिट भी कैलकुलेट हो जाए और हमारी हर साल की डेप्रिसिएशन भी निमट जाए। इधर से दोबारा आप कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। ईयर 1 की डेप्रिसिएशन कितनी है? 26,000। ईयर 2 की कितनी है? दोबारा कैलकुलेशन की जरूरत नहीं, 54, 4860, 4374। ये एक्सपेंस है, नेगेटिव कर दिया। और साथ ही साथ ये गेन था कि लॉस था? लॉस था। लॉस ऑन डिस्पोजल। क्या? लॉस ऑन किस साल में आएगा? ईयर 4 में आया है जी 19366। 19366, ये भी लॉस है। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। चेक पॉइंट है जी, डेप्रिसिएशन चेक कर लीजिए। नहीं, टैक्स में भी यही गेन जाएगा भैया। वो उस दिन, अब देखिए, अब आप ये ना सोचे कि एफबीआर वाले कैसे कैलकुलेशन करेंगे, ना 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 ना। एफबीआर वाले कैलकुलेशन कैसे करेंगे ये नहीं सोचना। हमने सिर्फ ये देखना है कि हमारी टैक्स की फिगर क्या आएगी, उसके लिहाज से इन्वेस्टमेंट अप्रेजल करनी है। याद रखें, हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इन्वेस्टमेंट अप्रेजल की कैलकुलेशन करना है। एफबीआर क्या करेगा, एफबीआर जाने। हमें क्वेश्चन में उसने क्या कहा है हम वो करेंगे। क्वेश्चन में उसने कहा इनिशियल अलाउंस देना है। क्वेश्चन में उसने कहा डेप्रिसिएशन रेट 10% होगा, ये हर साल का होता है, तो हमने आखिरी साल में भी डेप्रिसिएशन का रेट अप्लाई करना है। 20,000 भी तो इनफ्लो, रेजिडुअल वैल्यू 20,000 भी तो इनफ्लो है, वो यहाँ पे नहीं आएगी। एफबीआर वाले कहते हैं हमें इससे गर्ज नहीं है कि एसेट बेचने से आपको कितने पैसे मिले, टैक्स उस पर नहीं लगाएंगे। आपको एसेट बेच के प्रॉफिट कितना हुआ, लॉस कितना हुआ, टैक्स में उसको कंसीडर करेंगे। तो असल में आप देखें,
ये 20,000 डायरेक्टली टैक्सेबल नहीं होगा, लेकिन इस 20,000 को लॉस कैलकुलेट करते हुए कंसीडर कर लिया गया है। उस 20,000 को, ये लॉस की कैलकुलेशन की फिगर कैलकुलेट करते हुए रेजिडुअल वैल्यू को कंसीडर कर, तो ये नहीं है कि एफबीआर वालों ने रेजिडुअल वैल्यू को कंप्लीटली इग्नोर कर दिया, कंसीडर किया है, लेकिन किस लिए? डिस्पोजल अकाउंट में गेन या लॉस कैलकुलेट करने के लिए। क्लियर जी? नॉन कैश आइटम कोई रह तो नहीं गई, कोई नॉन, हाँ, अब क्या करना है? सिंपल टैक्स कैलकुलेट कर लें। टैक्सेबल प्रॉफिट कितना आ गया? अब आ जाएगा यहां पे टैक्सेबल प्रॉफिट, क्या आ जाएगा? टैक्सेबल प्रॉफिट कितना है जी? 24,000, 34,600, 15,140, नथिंग नहीं, नेगेटिव तो आना, टैक्स ज्यादा टैक्स दे दिया, वापस नहीं लेना एफबीआर वालों से। क्या? 13,740 नेगेटिव, यानी ये टैक्सेबल लॉस है। ठीक है जी? लॉस पे टैक्स नहीं होता भाई, रिफंडेबल होता है। ऐसे ना कर यार, होता नहीं है भाई। कट भाई टैक्स के मामले में बहुत सीरियस मैंने देखा है। लॉस पे भी टैक्स होता है रिफंडेबल, और चेक दिए भी जाते हैं कंपनीज को। नहीं, पाकिस्तान में भी दिए जाते हैं, वो डिपेंड करता है, तरीकाकार वो नहीं होता जो किताबों में लिखा हुआ है। तरीकाकार रिफंड थोड़ा सा प्रैक्टिस में चेंज होता है। टैक्सेबल प्रॉफिट, तो अब टैक्स पेमेंट क्या होगी? टैक्स पेमेंट क्या होगी? ये तो टैक्सेबल प्रॉफिट है ना। टैक्स पेमेंट क्या हो? एट द रेट ऑफ 32%, बल्कि यूं कह ले टैक्स लाइबिलिटी क्या होगी? टैक्स लाइबिलिटी एट द रेट ऑफ 32% क्या है जी? 24,000 की 7680, 2 की 1107, ये 3 की 4845, और ईयर 3 की 4397, ये नेगेटिव है, यानी ये टैक्सेबल एसेट। यहां तक क्लियर है? अब सुनिए, अगर तो क्वेश्चन में उसने कहा है कि टैक्स विल बी पेड इन द सेम ईयर इन विच लाइबिलिटी अराइजेज, क्या बोला है? टैक्स विल बी पेड इन द सेम ईयर इन विच लाइबिलिटी अराइजेज, तो ये 7680 की लाइबिलिटी कब पे होगी? ईयर 1 की लाइबिलिटी कब पे होगी? ईयर 1 में। ईयर 2 की लाइबिलिटी कब पे होगी? ईयर 3 की लाइबिलिटी कब पे होगी? ईयर 4 का रिफंड कब मिलेगा? ईयर 4 में। और अगर क्वेश्चन में उसने बोला कि टैक्स लाइबिलिटी विल बी पेड इन फॉलोइंग ईयर, टैक्स लाइबिलिटी विल बी पेड इन फॉलोइंग ईयर, तो ईयर 1 की टैक्स लाइबिलिटी कब पे होगी? ईयर 2 की टैक्स लाइबिलिटी कब पे होगी? ईयर 3 की टैक्स लाइबिलिटी कब पे होगी? ईयर 4 की कब होगी? यहां पे एक्स्ट्रा लेयर बनानी पड़ेगी। यानी कंसेप्ट ये नहीं है कि जब कभी टैक्स रेट देगा तो एंड पे एडिशनल कॉलम बनाना है। कंसेप्ट क्या है? जब कभी टैक्स नेक्स्ट ईयर में पेएबल होगा, टैक्स लाइबिलिटी नेक्स्ट ईयर में पे होगी, फिर एंड पे एक्स्ट्रा कॉलम बनाना है। अगर सेम ईयर में टैक्स पे हो रहा है तो फिर एंड पे एक्स्ट्रा कॉलम बनाने की जरूरत नहीं है। क्लियर जी? तो मुझे बताइए इस क्वेश्चन में साइलेंट है, क्या अज्यूम करें? जो नॉर्मली होता है। नॉर्मली क्या होता है? सेम ईयर, लाइबिलिटी विल बी पेड इन सेम ईयर। तो 7680 कब पे होगी? 7680। ईयर 2 में कितनी लाइबिलिटी है? कितनी कब पे होगी? 11072।
ईयर 3 में कितनी टैक्स लायबिलिटी है, कितनी, कब पे होगी, कब रिफंड होगा, चेक पॉइंट। एक एक फिगर को तसल्ली से देख लीजिए कैसे कैलकुलेट होके किधर आ रही है। कंसेप्ट यही, कैलकुलेशन दरमियान में अगले क्वेश्चंस में आएंगी, वो डिफरेंट मटेरियल, लेबर, ओवरहेड और ऑपरेट फिक्स वेरिएबल एक्सपेंसेस, कंसेप्ट यही रहेगा। कैलकुलेशन आएगी, कंसेप्ट इधर ही खत्म है इसी क्वेश्चन में, अगर समझ आ गया तो। आपने एक चीज नोट की, आपने एक चीज नोट की के नीचे पॉजिटिव है क्योंकि टैक्स लायबिलिटी है ना, जब पे करेंगे तो ये पेमेंट है, पेमेंट हम यहां पे नेगेटिव शो करवा रहे हैं, ठीक है। यहां पे तो टैक्स लायबिलिटी कर दिया ना, तो आपको पता चल गया टैक्स लायबिलिटी, हेडिंग पढ़ के पता चल गया ये पे करना, ठीक है। अकाउंटिंग में भी जब आप एक्सपेंसेस शो करते हैं ना इनकम स्टेटमेंट में, हर एक्सपेंस के साथ नेगेटिव फिगर नहीं लगा, ऐसा ही है, मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है। आप सिर्फ एक्सपेंसेस लिखते हैं और आगे अमाउंट सीधी सीधी लिखते जाते हैं, एंड में जाके उसको नेट करते हैं। आपको पता होता है एक्सपेंस आया हुआ है तो उसने ऐसे ही होना है, लेकिन इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में ये ज़रूरी होता है कि आपने इनफ्लो को पॉजिटिव और आउटफ्लो को नेगेटिव शो करना है। क्लियर जी, कोई प्रॉब्लम? अब क्या करना है, नेट कर ले पहले, उसके बाद एनपीवी। ये आ जाएगा हमारा नेट कैश फ्लो। ईयर नॉट में 80,000 नेगेटिव, 42,320 पॉजिटिव है, 28,928, 15,155, अच्छा ये नेगेटिव नहीं है, 34,397। अब जरा कैलकुलेट करें इसकी एनपीवी एट द रेट ऑफ $3,825। नहीं अलग अलग करने की जरूरत नहीं है, इसकी अलग इसके अलग। आपको पता है 48,320 मल्टीप्लाइड बाय 1.09 पावर -1 प्लस 28,928 मल्टीप्लाइड बाय 1.09 पावर 2 प्लस 15,155 मल्टीप्लाइड बाय 1.09 पावर -3 प्लस 34,397 मल्टीप्लाइड बाय 1.09 पावर -4 और इसके बाद -80,000। क्या आया जी? 19,244 प्लस है जी, प्लस है, प्लस 19,244। तो क्या करना चाहिए? प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड। क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? समझ आया? फिर से जरा क्विक रिवीजन कर लें। आज के लेक्चर में हमने सीखा कि अगर क्वेश्चन इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के ऊपर टैक्स का इम्पैक्ट आए, कैसे इसको हैंडल करना है, टैक्स रेट अगर दिया हो। हमने जो अहम चीज़ें सीखी वो ये कि जब कभी क्वेश्चन के अंदर टैक्स रेट देगा, हमारा फॉर्मेट एक नहीं दो बनेंगे। एक रेगुलर होगा इन्वेस्टमेंट अप्रेजल वाला, और दूसरा एग्जैक्टली उसके नीचे रेप्लिकेट करना है आपने टैक्स की कैलकुलेशन के लिए। वही ईयर 1 2 3 4 ऊपर, वही ईयर 1 2 3 4 नीचे। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का क्वेश्चन तो एज इट इज़ ऐसे ही होगा जैसे नॉर्मल होता है। टैक्स की कैलकुलेशन के लिए आपने डिस्पोजल अकाउंट बनाना है लाजमी। डिस्पोजल अकाउंट में टैक्स जो डेप्रिसिएशन होगी वो हर साल की अलग अलग शो करवानी है, ताकि बाद में जब हम टैक्स की कैलकुलेशन में यूज़ करें तो एज इट इज़ हमारे पास ईयर अलहदा हो, एज इट इज़ उसको पिक एंड ड्रॉप करते जाएं।
अगर डिस्पोजल अकाउंट में हर साल की डेप्रिसिएशन अलग अलग शो करवाएंगे ना, फायदा क्या होगा, इसको पिक एंड ड्रॉप करते जाएंगे कैलकुलेशन। तो यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट, अच्छा इसमें इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में और टैक्स की कैलकुलेशन में फ़र्क क्या है, बेसिक डिफरेंस ये है, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल कैश बेसिस पे बनती है और ये एक्रूअल बेसिस के ऊपर बनती है। इसीलिए कुछ आइटम्स ऐसी हैं जो कि इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में आती हैं, टैक्स की कैलकुलेशन में नहीं, और कुछ आइटम ऐसी हैं जो टैक्स की कैलकुलेशन में आती हैं, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में नहीं। आपको उन आइटम्स का पता होना चाहिए, जैसे डेप्रिसिएशन, गेन या लॉस ऑन डिस्पोजल नॉन कैश आइटम है, टैक्स की कैलकुलेशन में आएगा, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में नहीं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में आएगा, टैक्स में नहीं आएगा। क्लियर? फिर इसके बाद आपने नेट टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करनी है रेट के लिहाज से, अमूमी तौर पे सेम ईयर में पे करवाता है, तो जो जिस साल की लायबिलिटी है उसी साल में पे हो जाएगी। अगर कहीं पे नेगेटिव आता है तो उसका मतलब है वो फिर रिफंडेबल है, वो आपको रिसीव होगा, वो इनफ्लो आइटम के तौर पे आएगा। बाकी क्वेश्चन सेम, एनपीवी कैलकुलेट करनी है या आईआरआर है तो आईआरआर कैलकुलेट करनी है। क्लियर जी? कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो पूछ लें। इसमें सबसे अहम चीज़ अब आपकी एक होम असाइनमेंट है, आपने छोटी सी होम असाइनमेंट है, आपने मुझे 3 कैटेगरीज बतानी है नेक्स्ट लेक्चर में। पहली कैटेगरी वो कौन सी आइटम है क्वेश्चंस की जो इन्वेस्टमेंट अप्रेजल की कैलकुलेशन में भी आती हैं और टैक्स की कैलकुलेशन में भी आती हैं। दूसरा वो कौन सी आइटम्स हैं जो कि इन्वेस्टमेंट अप्रेजल की कैलकुलेशन में तो आती हैं, टैक्स की कैलकुलेशन में नहीं। तीसरा वो कौन सी आइटम है जो कि इन्वेस्टमेंट अप्रेजल की कैलकुलेशन में नहीं आती, इधर आती है। समझ रहे हैं? कॉमन भी बतानी है, डिफरेंस भी बताना है। ठीक है? क्लियर? इस छोटी सी एक्सरसाइज, लेकिन इससे आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, आपको पता कौन सी चीज किधर आती है। डन जी? सिर्फ एक चीज का ध्यान रखिएगा, फॉर्मेट उसके नीचे बनाएं और डिस्पोजल अकाउंट से ही बना लीजिएगा। बाकी टैक्स की कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वही एडलेस है, वही मल्टीप्लाई करके लायबिलिटी कैलकुलेट करनी है, बाकी कुछ नहीं। सिर्फ अहम चीज क्या है, फॉर्मेट अलग कैलकुलेशन करनी है। जो मेरा स्टूडेंट होगा अलग कैलकुलेशन करेगा, जिसने उसके अंदर ही कैलकुलेशन कर ली ना तो उसके इन्वेस्टमेंट में मैं उसे अपना स्टूडेंट मानने से इनकार कर देना है, फिर अपने सवाल का वो खुद जिम्मेदार होगा। हाँ, फिर मैं जिम्मेदार नहीं हूं। जो मेरा स्टूडेंट होगा वो हमेशा टैक्स की कैलकुलेशन कब करेगा, अलग करेगा। वरना अगर आपने मिक्स करके आ गया ना, सर आंसर नहीं हो सॉल्व हो रहा, मैंने कहा ना मुझे भी समझ नहीं आ रही, वो मेरे से भी सॉल्व नहीं। अलग अलग करेंगे, हर क्वेश्चन का जिम्मेदार मैं हूं। ठीक है जी? कोई क्वेश्चन नहीं? चलिए आज का लेक्चर यहां पे खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज।